हेलो बच्चों, मैं वानीपुरी सर। आज हमारे चैनल एजुकेशन हब में मैं आपका स्वागत करता हूं। हमने अपने इस चैनल के माध्यम से बच्चों को बहुत सरल तरीके से भौतिक के कुछ सवालों को हमने हल किया और उसे समझा, उसे कुछ अलग तरीके से, बहुत सरल तरीके से हमने समझाने का भी कोशिश की। तो हमने, जैसे आप जानते हैं कि हमने अभी तक पढ़े हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़े। आज उन्हें कैसे ज्ञात करते हैं कि कौन सी स्थिति में ज्ञात की जाती है और किस प्रकार से कौन कौन सी स्थितियां होती हैं और किस तरह से उसका अध्ययन करेंगे। और बहुत सरल तरीके से मैं आपको आज अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति के बारे में बताऊंगा। तो आज का हमारा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब ये कितने प्रकार का होता है, तो हमने यहाँ देख सकते हो कि ये जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार के होते हैं ये? दो प्रकार। एक होता है अक्षीय स्थिति और दूसरा होता है निरक्षीय स्थिति। ये दो प्रकार के, यानी विद्युत द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र होते हैं वो यहाँ पर हम दो प्रकार, इसकी दो मानक स्थितियां होती है। जैसे ये होता है अक्षीय स्थिति और दूसरा निरक्षीय स्थिति। तो अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति क्या है वो आगे हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमारा अक्षीय स्थिति। तो अक्षीय स्थिति के लिए अक्षीय स्थिति ये होता क्या है? तो अक्षीय स्थिति जो है, यदि मान लेते हैं हमारे पास ये द्विध्रुव जो दो ध्रुवों से मिलकर बना है, ए और बी। ए पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है और बी पर माइनस क्यू आवेश। तो आप यहां देख सकते हैं कि ए और बी दो विद्युत द्विध्रुव हैं जिस पर प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश रखा गया है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी यदि 2a है, तो अब क्या करता है, यहां पर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है दोनों आवेशों के कारण। तो हमको उसी को ज्ञात करनी है। तो इसका क्षेत्र क्या होगा? इसकी दिशा में, इसके अक्ष के अनुदिश जो दोनों ए बी है उसके अनुदिश क्या होगा, हमारे पास ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, मान लेते हैं यहां एक बिंदु P है, इस पर हमें ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? बिंदु P पर। तो इसकी दिशा किधर हो जाएगी? इस दिशा में। तो यहां पर आपको यही ज्ञात करना है कि इन दोनों के सापेक्ष, इन दो द्विध्रुव के सापेक्ष आपको एक बिंदु P है, मान लेते हैं ये कौन से अनुदिश है, इसको बोला जाता है ए बी के अनुदिश या अक्ष। तो अक्ष पे अगर स्थित होता है तो उसे हम अक्षीय स्थिति कहते हैं। तो ये इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यदि हमको बिंदु P पर ज्ञात करना है तो ये कौन सी स्थिति कहलाएगी? अक्षीय स्थिति कहलाएगी। तो इसकी तीव्रता देखिए, जैसे A के कारण इसकी तीव्रता किधर होगी? ये इधर। अब मान लेते हैं यहाँ बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र तो ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर P पर ज्ञात करेंगे तो इसकी तीव्रता किधर हो जाएगी? E1 मान लेते हैं। और B पर क्या होगा? A से B की ओर होता है, यानी प्लस से माइनस की ओर होता है, तो इसकी दिशा किधर होगी? E2 होगी। तो यहाँ पर आप इसकी दिशा भी ज्ञात कर सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
किस दिशा में ज्ञात होगी। तो यहाँ पर देखते हैं ए पर क्या होगा, ए के कारण E1 उत्पन्न हो जाएगा और बी के कारण यहाँ पर E2। तो इन दोनों की दिशा। अब आते हैं हम लोग निरक्षीय स्थिति पे। अब निरक्षीय स्थिति क्या है? निरक्षीय स्थिति। अब निरक्षीय स्थिति में देखते हैं, ये हमारे पास सेम, जैसे ये हो गया आपके पास एक द्विध्रुव है, ये ए है और ये बी है। इस पर जो है यहाँ पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है और इस पर माइनस क्यू आवेश रखा गया है। तो निरक्षीय स्थिति अर्थात दोनों द्विध्रुव के लंब अर्धक पर जिस पर हमको ज्ञात करनी होती है वह बिंदु कहाँ होता है? द्विध्रुव के लंब अर्धक पर, यानी कि इसके दोनों के बीच क्या हो गया, मध्य में ये हो गया, यहाँ से एक लंब डाल देते हैं तो ये बिंदु कहलाता है P। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसके लंब अर्धक पर स्थित होता है। किस पर होगा स्थित? बिंदु जो P होगा वो द्विध्रुव के लंब अर्धक पर होगा। अब हम यदि इसको मिला दिया जाए, देखिए इसको मिला दिए तो इसकी तीव्रता किधर होगी? तो इसकी तीव्रता क्या, देखिए ए की दिशा में होगा तो इसकी दिशा इधर हो जाएगी, ये हो गया आपका E1, इसका जो हो जाएगा ये E2 हो गया इस दिशा में, और इसका जो परिणामी जो होता है वो आप यहाँ से इधर लिख सकते हो, ये हो गया इसका परिणामी, ये E। तो यहाँ पर यदि मान लेते हैं इनके बीच का कोण यहाँ थीटा ले लेते हैं तो यहाँ भी थीटा होगा, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा और थीटा, अर्थात यहाँ पर आप लिख सकते हो 2 थीटा, यानी दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ पर कोण जो बनेगा वो 2 थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये निरक्षीय स्थिति में है। इसी पर एक हो जाता है, यहाँ पर इन दोनों का इस तरह से ये होता है निरक्षीय स्थिति। यानी हमने अक्षीय स्थिति क्या है, निरक्षीय स्थिति क्या है, ये हमने जाना। तो इसके आगे हम आपको ये अब आगे हम ये हल करेंगे कि निरक्षीय स्थिति को किस तरह से ज्ञात किया जाता है, अक्षीय स्थिति को किस तरह से ज्ञात किया जाता है। तो ये तो हमने इससे देखा कि ये अक्षीय स्थिति कैसे निकलता है, इससे निरक्षीय स्थिति क्या है, ये दोनों के बारे में हम लोग जान गए। अब हम इसके आगे कि हम अक्षीय स्थिति को किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, इसका व्यंजक हल करते हैं हम यहाँ पर। बहुत सरल तरीके से आपको आगे इसके व्यंजक के बारे में बताते हैं। तो अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में आगे और विस्तार पूर्वक हम आगे नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे। तो अगर आपको ये टॉपिक आज की आपको अच्छी लगी तो आप हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति के बारे में बताऊंगा।